3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी और वहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। देखिए, बिजली की चपेट में आने से घायल का बहुत बुरी तरीके से वो व्यक्ति झुलस गया और उसके बाद एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए युवक को ले जाया गया है। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल। तो देखिए, यहाँ पर ये जो युवक है वो अब मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसके बाद यहाँ पर बुरी तरीके से झुलस गया है ये युवक। और ये जो फुटेज सामने आया है, इसे देखकर आपको भी सीख लेनी है, सबक लेनी है कि कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि आप बिजली के संपर्क में आ जाए। बुरी तरीके से ये जो व्यक्ति है वो झुलस गया है, बिजली की चपेट में आने से झुलसा है। हालांकि तुरंत ही अफरा तफरी का माहौल हुआ और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इस युवक को। ये मामला काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बताते चले आपको, टाटानगर रेलवे स्टेशन का ये मामला है जहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर एक युवक चढ़ गया और यहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। 3 नंबर प्लेटफॉर्म का ये मामला है। यहां पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी और जैसे युवक ऊपर चढ़ा, बिजली की चपेट में आया। देखिए, जामताड़ा से अब बड़ी खबर है। बेटे ने यहां पर एक पिता की हत्या कर दी है। मामूली विवाद में पिता की हत्या का मामला सामने आ रहा है। नशे की हालत में हत्या की गई है। 2 दिन पहले ही बेटी की शादी हुई थी। अब देखिए, इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया भी है। बता दें आपको, करमाटाड़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर मामूली विवाद में पिता की हत्या कर दी गई है। बेटे ने ही पिता की हत्या की। मामूली विवाद में पिता की हत्या का मामला सामने आया है। नशे की हालत में हत्या हुई है। 2 दिन पहले बेटी की शादी हुई थी और 2 दिन के बाद ही देखिए किस तरीके से यहां पर पिता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। करमाटाड़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। देवघर से बड़ी खबर, अज्ञात युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव देखा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। युवक के सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका जताई जा रही। सभी पहलुओं से भी जांच की जा रही है। अब इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मधुपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। युवक के सिर पर चोट के निशान और यहां पर बताते चले आपको, अज्ञात युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव देखा, पुलिस को सूचना दी और युवक के सिर पर चोट के निशान। ऐसा लग रहा है कि यहां पर युवक को किसी ने मारा हो और उसके बाद इसकी हत्या हुई हो। तो हत्या की ही आशंका लोग भी जता रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अब जांच पड़ताल में जुटा है। सभी पहलुओं से जांच भी हो रही है। अब इलाके में दहशत भी है और पूरे इलाके भर में चर्चा हो रही है इस शव को लेकर। मधुपुर थाना क्षेत्र का मामला है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बोकारो से बड़ी खबर है। सिटी थाना क्षेत्र में देर रात 2 चोर शॉपिंग सेंटर की एक दुकान में ताला तोड़कर घुस गए और फिर वहां से चोरी करके फरार भी हो गए। कुछ देर बाद उसी दुकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक 2 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुकी थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें चोर पहले चोरी करते नजर आता है और फिर दुकान में आग लगाते हुए भी दिखाई दिया है। अब इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल भी है और लोग आक्रोशित भी हैं क्योंकि इसने आग भी लगा दी है। हम तो घर में सो रहे थे तो वही बगल के दुकानदार हमारे 2:20 में हमको फ़ोन किए कि दुकान में आग लग गई है। तो हम तुरंत आए हैं। यहाँ देखे हैं कि पुलिस 2 गाड़ी टाइगर मोबाइल वगैरह सब पहुँचे हुए थे। फिर वही लोग अग्नि मिशन को फ़ोन करके बुलाए हैं तो वही आग बुझाया गया है। तो उस समय तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे आग लगा नहीं लगा। तो हमारे भाई साहब का एक दुकान है यहाँ, तो उनका सीसी कैमरा में चेक किए हैं, देखे हैं तो 2 लड़का इसमें ताला तोड़ के घुसते हुए उसमें सीसी कैमरा में कैद हुआ है। खबर सरायकेला से, जहां बिजली करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। देखिए, चांडिल के पास कुड्डू में हाथी की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हाथियों ने 1 सप्ताह पहले 4 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद हाथियों से बचने के लिए लोगों ने बिजली के तार लगाए थे, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी यहां पर स्पष्ट कारण जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन बिजली की तार की चपेट में हाथी आया था। आशीष तिवारी जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, देखिए, बताया जा रहा है कि बिजली करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कब की ये घटना है और क्या वन विभाग के संज्ञान में ये मामला है?
जी बता दूं कि जमशेदपुर से सटे सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में जो है कुकड़ू गांव है, जहां हाथी की आज सुबह दर्दनाक मौत हो गई। जिस तरह बातें सामने आ रही कि बिजली की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। फिलहाल अभी वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है। हाथी का पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा कि हाथी की क्या कारण था, किस लिए मौत हुई। मगर आपको बता दूं कि जिस तरह अभी सरायकेला के चांडिल कुकड़ू गांव में अभी एक सप्ताह के अंदर 4 लोगों को हाथी के द्वारा मार दिया गया था, और उसी को लेकर लगातार वन विभाग के जो लोग हैं या गांव के लोग हैं वो मशाल लगाकर रात भर जागते थे और हाथियों को गांव में नहीं आने देते थे। और लगातार जो है कई गांव के घर में जो है लोगों द्वारा बिजली के तार भी लगाए गए थे। बातें सामने आ रही है कि इसी दौरान हाथी जो है देर रात खाने के लिए वो गांव में प्रवेश कर रहा था और इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि हाथी की मौत किस कारण से हुई है। मगर जिस तरह चांडिल में अभी हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है, वन विभाग जो दावे करता है वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार हाथी जो है वो रात को खाने के लिए बाहर निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के झोपड़ीनुमा घरों को तोड़ देते हैं और उसके दौरान खाने के दौरान जब आदमी जो भी चपेट में आता है उसे मार देते हैं। तो अब देखना यह है कि वन विभाग कैसे हाथी की सुरक्षा करता है, गांव के लोगों की सुरक्षा करता है, क्योंकि दावे तो किए जाते हैं मगर दावे जो है धरातल पर नहीं उतरते, जिसके कारण से हाथी और ग्रामीण दोनों को इसकी जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। 5 राज्यों में हुए चुनाव और नतीजों का असर क्या झारखंड में भी देखने को मिलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी की नजर अब सिर्फ झारखंड पर टिकी हुई है। वजह बिल्कुल साफ है, गंगोत्री से गंगा सागर तक के मिशन में झारखंड डीप पैच साबित हो रहा है और अब झारखंड मिशन लोटस का सबसे अहम टारगेट बनता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन लोटस में झारखंड डीपी पैच। बंगाल चुनाव का झारखंड पर पड़ेगा असर। झारखंड में बीजेपी के बदले बदले तेवर। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी का परिणाम भले ही झारखंड की मौजूदा सियासत में असर डालता नजर न आ रहा हो, लेकिन इसने बीजेपी की सुनामी का रुख एक बार फिर मोड़ जरूर दिया है। वजह बिल्कुल साफ है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक के मिशन लोटस की राह में एक झारखंड ही है जो हरे रंग के डीपी पैच की तरह बीजेपी की नजरों में खटकने लगी है। झारखंड की सियासत में क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच पहले से ही प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और अब इसी बीच बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने बदलाव के कयासों को और भी हवा दे दी है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इसे बारीकी से देख रहा है और बहुत जल्द एक राजनीतिक परिवर्तन और राजनीतिक धारा आएगी और हम उसके विशेष कार्य प्रणाली के माध्यम से, विशेष योजना के तहत ये जो सामाजिक दुराव या भ्रम की स्थिति आई उसको दूर करके फिर से झारखंड को बीजेपी के मूल धारा में लाने में सफल हो जाएंगे। बंगाल में अपनी ताकत का एहसास कराने के बाद बीजेपी के तेवर झारखंड में भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पार्टी राज्य में संगठन विस्तार के साथ चुनावी मुद्दों को धार देने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि जेएमएम ने बीजेपी के बयानों को तवज्जो न देने की बात कही है। झारखंड की राजनीति पर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसाम में तो हमने जो मेहनत की उसका हमको एक सकारात्मक फल मिला। बंगाल में मैंने कल भी कहा था कि वो चुनाव ही लगभग असंवैधानिक है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी संख्या को वोट देने से वंचित रखा। कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से ताल ठोंका। साल 2006 के बाद कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक 292 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, मगर जेएमएम ने कांग्रेस पार्टी के बदले टीएमसी के लिए प्रचार किया। कांग्रेस को इसका मलाल तो रहा, लेकिन कांग्रेस ने इसका असर झारखंड की सियासत पर नहीं पड़ने की बात कही थी। बंगाल की चुनाव का असर झारखंड की सियासत पर कुछ नहीं है। झारखंड पहले भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां ऑपरेशन लोटस को कुचला गया, जहां ईडी और सीबीआई को भी रास्ता दिखाने का काम किया गया। तो गठबंधन पूरी तरह मजबूत, गठबंधन पूरी तरह एकजुट, तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कभी भी हम सफल नहीं होने दें।
फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की इस राजनीतिक जीत का झारखंड की राजनीति पर कितना और कैसा असर पड़ता है। आने वाले समय में राज्य की सियासत किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद महागठबंधन की अगली परीक्षा झारखंड में ही होनी है। अगले महीने जून में झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और इसमें महागठबंधन के तहत कांग्रेस की ओर से भी एक सीट पर लगातार दावा किया जा रहा है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा, महागठबंधन में सहभागी के तौर पर कांग्रेस एक सीट जरूर चाहेगी। हालांकि इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान ही लेगा। आलाकमान लेगी, मगर निश्चित रूप से क्योंकि गठबंधन है, आपसी समन्वय के साथ, आपसी भागीदारी के साथ सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से एक सीट में यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अपना पक्ष चाहेगी, वो भी अपना एक स्थान चाहेगी। तो मुझे लगता है ये हमारी व्यक्तिगत सोच है, मगर जो निर्णय होना है वो आलाकमान स्तर से होना है। खबर गोड्डा से, जहां जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। राजाभीटा थाना क्षेत्र में निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से थी, जिससे पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैला हुआ है। अब इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है। अस्पताल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। अब लोगों का आरोप यह है कि प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई है, बिना पर्याप्त सुविधा और योग्य डॉक्टर के ऑपरेशन किया गया है। अब इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना लाइसेंस या फिर आवश्यक मानकों के ऐसा क्लिनिक कैसे चल रहा था, और अगर लाइसेंस था तो क्या संबंधित विभाग ने कभी इसकी जांच की? ये बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके? वो मेरा दोस्त है, हम लोग गाँव घर की भाभी है। भाभी है? हाँ। मतलब यहाँ पे डिलीवरी का मामला था क्या? हाँ, डिलीवरी का मामला था। तो मतलब बच्चा सुरक्षित है कि वो उसका बच्चा सुरक्षित है, उसका मम्मी नहीं है। आदिम जनजाति पहाड़िया को जो है शोषण होते जा रहा है। आज जो हमारे यहाँ घटना हो चुकी है, इस पर कोई जो है आगे का प्रक्रिया कुछ हमारे साथ में नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग सभी आदिम जनजाति पहाड़िया मिलकर अपना मांगों को लेकर जो कि मुआवजा इनको दिया जाए, ताकि इसीलिए हम लोग रोड को जाम किए हुए हैं। और अभी डीसी साहब हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोग एक अलग से और गठन करेंगे टीम का, और जो भी अवैध क्लिनिक चल रहे हैं उनको सील करने का काम करेंगे। बोकारो से दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। एक पेट्रोलियम टैंकर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपनी बहन की शादी का सामान लेने जा रहा था। मौत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। सड़क को 1 घंटे तक जाम रखा। हालांकि लोगों ने टैंकर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। था उसका कहाँ से कहाँ जा रहा था? बजट समिति। क्या करता लड़का? मिस्त्री का काम करता है। कौन मिस्त्री? राजमिस्त्री। अच्छा, कौन गाड़ी मारा? किस जगह पे घटना हुआ? अच्छा, कौन जगह क्या नाम है जगह का नाम? पेट्रोल पंप के सामने। एक सुबह लड़का रानी छिड़का का था और यहाँ पे एक्सीडेंट कांडा के बीच कर गया, उसका यहीं स्पॉट पे मृत्यु हो गया। पता चला हम लोग को कि टैंकर है, टैंकर गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ। राजधानी रांची की सड़कों का हाल बहुत बुरा बना हुआ है। रांची के मुख्य सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। कभी पानी की पाइपलाइन बिछाने के नाम पर तो कभी बिजली की तार बिछाने के नाम पर अच्छी खासी सड़क को खोद करके छोड़ दिया जाता है। ये गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां रेंगने के लिए, हिचकोले खाने के लिए मजबूर है। गड्ढों की वजह से शहर में जाम भी लगता है। बारिश में जलभराव हो जाता है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। लग रहा है गाड़ी खराब भी होती है, इस समय एक्सीडेंट भी होने का चांस है। रांची नगर निगम में बहुत सारे जगहों पे कोई अन्य एजेंसियां भी काम करती है। आरसीडी है, कुछ दूरसंचार विभाग है, या बहुत सारे विभाग है जो काम कर रही है। गेल अभी काम कर रही है पाइप बिछाने का काम। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि उनके द्वारा खोद दिया जाता है गड्ढा, उसके बाद भरा नहीं जाता है। तो हम लोगों ने लेटर उनके साथ बैठक भी की है, लेटर द्वारा भी उनको सूचित किया है। इंस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी अगर हम लोग को ये प्रतीत होता है कि नहीं गड्ढा को भरना है, तो हमारी इंजीनियरिंग टीम भी। खबर गुमला से, जहां उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पालकोट प्रखंड का औचक निरीक्षण किया और प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। निरीक्षण में अंचल कार्यालय और नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई।
बीडीओ को 24 घंटे में पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। समय सीमा में सुधार नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निरीक्षण के दौरान मौजूद रोकड़ और वेतन पंजी की जांच भी की गई। बिना अनुमति छुट्टी पर गए कर्मी का 1 दिन का वेतन भी रोकने का आदेश दिया गया है। ये मेरा फील्ड विजिट का कार्यक्रम था। फील्ड विजिट के कार्यक्रम के तहत मैंने पालकोट प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया और उसमें देखा कि काफ़ी बाथरूम्स वगैरह चाहे रूम्स वगैरह हैं वो काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। मैंने वीडियो को निर्देश दिया कि कल तक में उसकी साफ़ सफाई कराएं और नियमित साफ सफाई रखें और अपने कार्यालय परिसर के साथ साथ अपने चैम्बर्स जो हैं। धनबाद में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए धनबाद पुलिस अब आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है और इसी कड़ी में पुलिस केंद्र में 3 दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप जलाकर किया। ड्रोन के इस्तेमाल से पुलिस को निगरानी की सुविधा मिलेगी, जिससे भीड़भाड़ वाले इलाकों, संवेदनशील स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों पर नजर रखना आसान हो पाएगा। तो इस तकनीक के जरिए गुप्त सूचना जुटाने के लिए आपात स्थितियों में तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। अभी ऑफ कोर्स अभी बिल्कुल भी ड्रोन नहीं है, तो ड्रोन नहीं है तो अभी ड्रोन हो रहा है, ड्रोन प्रशिक्षित हो रहे हैं लोग। फिर इसके अगला कड़ी यही होगा कि इसको और कैसे संख्या बढ़ाया जाए, कैसे और बेहतर किया जाए। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम घट रहा है, पुलिसिंग को डे बाय डे बेहतर बना रहे हैं। अभी जिसमें कि हमारा ड्रोन कितने डिस्टेंस इट कैन कवर, कितना हाइट ड्रोन जा सकता है और पुलिस ऑपरेशंस में कैसे ये अपना योगदान दे सकता है। इन चीज़ों को हम झारखंड पुलिस को ये समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ड्रोन्स आपके डेली टू डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर एक्चुअली इन फील्ड, कि आप हमेशा उनका फील्ड में काम होता है। तो ड्रोन्स कैसे योगदान दे सकते हैं उनके फील्ड ऑपरेशंस में। तकनीकी रूप से कहाँ दिक्कत आ सकती है? तकनीकी रूप में इसको दिक्कत कहीं भी मुझे नहीं लगता आएगी सर, क्योंकि ड्रोन्स में इतने फीचर्स हमने डाले हैं। अगर कोई पुलिस वाला अगर ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो अगर उससे मिसप्लेस हो जाता है, ड्रोन हवा में नहीं दिखता है, जस्ट लाइक दिस ड्रोन कैन कवर 3 किलोमीटर एट अ डिस्टेंस। तो 3 किलोमीटर अगर भेज दिया इन्होंने और ड्रोन नहीं दिख रहा है, अगर रिमोट से, ये रिमोट है, रिमोट से अगर वो डिस्कनेक्ट हो गया तो ड्रोन अपने आप। और देखिए खबर लातेहार से, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके परिजनों के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसपी कुमार गौरव ने की, जिसमें सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। और इस दौरान 16 आत्मसमर्पित नक्सलियों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी गई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी कर दिया गया। आत्मसमर्पित नक्सली जितने भी हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी के अंतर्गत लातेहार जिला में कुल 51 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। आसपास के जिलों से भी लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी को पूरा करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र में हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम किया पिछले 4-5 दिनों में। आज इसका आखिरी चरण है जो लातेहार में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। कुल 16 आत्मसमर्पित नक्सली और उनके परिजन यहाँ पर आए हैं। खबर हजारीबाग से, जहां नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है। आरोप है कि वार्ड 16 में स्लॉटर हाउस के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति का झूठा दावा फैलाया गया। मेयर राणा ने इसे पूरी तरीके से निराधार बताते हुए अपनी छवि खराब करने की साजिश कहा है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। और पूर्व मेयर प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी, भाजपा नेता रुपेश रंजन के पोस्ट से एक बार पुनः मेयर के ऊपर मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित आरोप लगाया गया है। मैंने भाजपा के नेता और पूर्व प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी एफआईआर के लिए आज पिटीशन दिया है सदर थाना में। बोकारो के बेरमो विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में विकास के दावों के बीच अरमो पंचायत की हकीकत कुछ और ही दिख रही है। यहाँ के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नदीधार, नवाटाड़, गंजू बस्ती, कुसुमडीहा और शहर टोला के ग्रामीण कोनार नदी पार करने के लिए आज भी बांस के अस्थायी पुल पर निर्भर हैं, जो हर साल बारिश में बह जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग के बावजूद अब तक पक्का पुल नहीं बन पाया है, जिससे लोगों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या पुल का
जैसे कि बच्चा का आने जाने मार्केटिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होता है हम लोग का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और उनका जो वर्तमान जो विधायक हैं अनूप सिंह, वो कम से कम उनको अपना पापा का जो भी था आश्वासन वो तो मतलब स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग आवेदन देते देते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह से कुछ उधर से रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर लकड़ी का पुल बनाते हैं तभी हम लोग बच्चा को पढ़ा पाते हैं। अगर पुल बह जाता है तो बच्चा घर में ही बैठा रह जाता है, कहीं तो रास्ता है नहीं, तो बच्चा जाएगा कैसे। और मतलब बहुत जगह हम लोग कंप्लेन भी किए, लेकिन पुल का कोई मतलब समस्या नहीं हो पा रहा है। इसी कारण हम लोग बच्चा को सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बच्चा सब बिना पढ़े लिखे रह रहा है। पानी में डूबकर पार्क में होना पड़ता है। बच्चा सब पढ़ने जाता है तो सब इसी तरह से, एक बच्चा अगले साल जा रहा था पढ़ने के लिए, तब बह के कुछ दूर चल गया, उसके बाद ऐसे उसको छांट के कोई किसी तरह से ले आए। और राशन पानी जो भी घटता है सब लोग हम लोग पार होके जाते हैं। यहाँ का नदी भर जाता है तो बच्चे लोग का पढ़ा लिखना बंद हो जाता है। इसी कारण से यहाँ पर पुल जरूरी है और हम लोग का अनूप सिंह विधायक है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ा समस्या है, इसी कारण से पुल यहाँ पर होना चाहिए। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। राजधानी रांची में एक ही दिन में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 11 मई तक ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, तो वहीं ठंडा की भी संभावना है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हुई है। 6 दिनों तक अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की संभावना है और 4 डिग्री तक पारा गिरेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और झारखंड के ऊपर से गुजर रहे टर्फ लाइन की वजह से पूरे राज्य के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची सहित अधिकतर जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से अधिकतम तापमान में एक ही दिन में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। रांची सहित 10 जिलों का अधिकतम तापमान में 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इस वजह से फरवरी में ठंड जैसा महसूस हो रहा है। कहीं न कहीं इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लगातार दबाव की वजह से झारखंड के मौसम में तब्दीली हुई है और इसी की वजह से मई माह में फरवरी जैसा महसूस किया जा रहा है और आगामी 6 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और मौसम खुशनुमा रहेगा। रांची से निरंजन सिंह। सिमडेगा के व्यस्त मार्ग का हाल बेहाल है और इस रास्ते से रोजाना हजारों छात्र छात्राएं और अभिभावक गुजरते हैं। सड़क पर बारिश के मौसम में कीचड़ और धूप निकलते ही धूल उड़ने लगती है। स्कूल जाते हुए बच्चों की यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और इस सड़क पर पैदल चलना तो दूर की बात है, साइकिल से भी चलना मुश्किल है। प्रशासन सिर्फ मिट्टी डाल करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। जल निकासी की भी कोई सुविधा नहीं है और ये बदहाल सड़क सरकार के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई को उजागर करता है। रामगढ़ में 2 दोस्तों तरबूज की खेती करके खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, साथ ही 12 लोगों को रोजगार भी दिया है। दोनों ने 5 एकड़ बंजर जमीन लीज पर ली थी, जिसमें दिसंबर से तरबूज की खेती शुरू की और अब ये तरबूज बिल्कुल तैयार है। बंजर पड़ी जमीन पर अब हरी भरी यहाँ पर ये जमीन हो चुकी है और दोनों दोस्त युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। परिषद के बूढ़ा खाप में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पहले बंजर भूमि हुआ करती थी, लेकिन 2 दोस्तों ने यहाँ पर मिल करके तरबूज की खेती शुरू की है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी उन्नत किस्म का तरबूज है और ये ड्रिप विधि से ये तरबूज की खेती कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने ये ज़मीन जो है लीज पर ली है। मूलतः ये रांची ज़िले के और मांझी के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो काफ़ी लाभ यहाँ पर मिल सकता है। और इन्होंने लगभग 10 से 12 लोगों को यहाँ पर रोजगार भी दे रखा है। सर हमको ताजुब की एक बात कर रही है कि हम गाड़ी चलाते थे, ठीक है, गाड़ी चलाते हुए देखे हुए कि हम आदमी लोग को सामान ढोने के लिए जाते थे तो देखे तरबूज निकालता, उन लोग से पूछते पूछते हम सोचे कि हम भी कुछ करेंगे। गाड़ी छोड़ के हम अपना एक दोस्त को बोले, दोस्त के साथ में मिल के हम लोग खेती करने का सोचे। कितना पूंजी लगाए हैं इसमें? कोई 6 से 7 लाख रुपया। तो इससे आपको आमदनी ठीक ठाक होने? हाँ, आमदनी ठीक ठाक है।
ठीक ठाक है। हाँ ठीक ठाक है, घर दूरा सब कुछ चलता है, बाल बच्चा सब। जमीन था। हाँ पूरा बंजर था। आप कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? 10 से 12 लोग को। तो मेरे पहले पिताजी लोग भी कर रहे थे हाँ। खेती बाड़ी, तो पिताजी लोग को देखिए कि नहीं लोग छोटा छोटा करते थे, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, पिताजी लोग सही थे और हम लोग गलत थे, लेकिन अब हम लोग सही में आ गए हैं। तो देख सकते हैं युवा जो है अब खेती किसानी की ओर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदे का सौदा साबित हो रहा है। ये आर्थिक रूप से मजबूत तो बन ही रहे हैं, साथ में ये 10 से 12 लोगों को इन्होंने इसके माध्यम से रोजगार दिया है और खास करके वैज्ञानिक के पद्धति से खेती करने के कारण इनकी जो तरबूज है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है और इनसे लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और यहाँ रुक रहे ब्रेक।